प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, तो मैंने यहाँ पे बाइक रेंट कर ली है, मतलब बाइसिकल, और यहाँ से निकलूँगा मैं घूमते घूमते टेंपल वगैरह दर्शन करने के लिए, है ना। बेटर है कि बाइक ही कर लो, आसपास 2-3 मंदिर घूम लो, ज़्यादा अच्छा। हवा वगैरह चेक कर लेना और लॉक वगैरह ले लेना, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। और ये है सामने मंदिर। मेन मंदिर हम्पी बढ़िया, साइकिल से बढ़िया राइड करते रहो यहाँ दिन भर। वैसे थोड़ा बार्गेनिंग कर लो, ज़्यादा अच्छा है। शुरू में 200 रुपये का दे रहा था साइकिल 200 रुपये, वो शाम तक के लिए, वह 4 बजे तक के लिए 200 रुपये ले लो। मैं बोला कि नहीं भाई, 100 रुपये में दे दो, अच्छा है। ये सब चीज़ें हैं। क्या छोटू, गाइड बुक आई है, बुक छोटू बेच रहा है। क्या क्या है इसमें? एमपी का फुल लिस्ट रहते हैं, वर्ड पेंटिंग्स रहते हैं। अच्छा, मैप से। अच्छा, यहाँ पे इसके विषय में बताया गया है ना। पढ़ाई करते हो? हाँ ठीक है, तो पढ़ाई करना है ना। साइकिल से घूमो, बेटर है। ऑटो वाले यहाँ पर थोड़ा रेट ज़्यादा ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑटो तब लीजिएगा जब आप 4-5 लोग, क्योंकि टोटल एरिया जो है लगभग 5 से 6 किलोमीटर में फैला हुआ है, और वो घुमा घुमा के आपको ले जाएंगे तो बताएंगे आपको 30 से 40 किलोमीटर। एक्चुअली में इतना है नहीं, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा आपका विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर दूर, थैंक यू, विट्ठल मंदिर है। तो नहीं, साइकिल मैंने ली ना, साइकिल रेंट ली हुई है, तो साइकिल रेंट में ले लो, ज़्यादा अच्छा है। तो साइकिल मैंने लॉक कर दी एक्चुअली, साइकिल लॉक ही रखो, ज़्यादा अच्छा है। जैसे साइकिल लो तो लॉक ले लेना, क्योंकि लॉक उसमें होता नहीं है। तो विरूपाक्ष मंदिर के हम पढ़ रहे हैं, उसके इतिहास के विषय में अगर थोड़ा बहुत जानकारी सबको होनी चाहिए। एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी का टाइम चल रहा था, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक तरह से कोई ताकतवर खिलजी वंश में था नहीं दिल्ली में, और इधर साउथ इंडिया में वो रेड करता है, और होसल वंश के जो राजा था उसे पराजित कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं एक्चुअली में मलिक काफूर हमला करने के लिए। खुद अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता है, और तकरीबन यहाँ पे वो 1311 में आता है, और ये पूरा इलाका होसल वंश के अधीन था। कुछ सालों बाद जब तकरीबन 1320 का समय था, खिलजी वंश समाप्त हो जाता है, और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का टाइम आता है। तो तुगलकों ने फिर यहाँ पे हमला किया था, और स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक। मगर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेबिलियन हो रहे थे। इवन जो तुगलक के ही जनरल्स थे वो भी रेबिलियस होके तुगलक के खिलाफ फाइट कर रहे थे। तो सोचा कि चलो कैपिटल चेंज कर लेते हैं। पहले दिल्ली थी, तो दिल्ली के आसपास वो ज़्यादा रेबिलियन नहीं हुआ करते थे, तो दौलताबाद कर लेता है कैपिटल, यानी दिल्ली से दौलताबाद। ये होता है तकरीबन 1327 के आसपास। और ये विरूपाक्ष मंदिर मुख्य मंदिर है हम्पी का, फिलहाल तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये पुराने मंदिर के अवशेष, ये रहा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। अब होता ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है। तकरीबन ये होता है 1327 में, और इन इलाकों पे हमला कर देता है। यहाँ पे जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है तो एक कहानी में नया ट्विस्ट आता है। ये ट्विस्ट था दिल्ली सुल्तनत और होयसल वंश के बीच में। आपने कल्याणी के चालुक्यों का नाम सुना होगा। तो इसके पहले जब मैं बादामी में था तो वहाँ पे बादामी के चालुक्य थे, और उसके बाद राष्ट्रकूट आए, उनके बाद उनके स्थान पे कब्जा कर लिया। उसके बाद कल्याणी के चालुक्यों ने अधिकार कर लिया था। कल्याणी के चालुक्यों की जब समाप्ति हुई तो कल्याणी के चालुक्यों का जो एरिया था वो कुल मिला के 3 हिस्सों में बट गया। जो महाराष्ट्र वाला इलाका था वो देवगिरी के यादवों के पास चला गया था। आंध्र प्रदेश के आसपास का इलाका काकतीयों के पास चला गया था, और तीसरा जो कर्नाटक था, कर्नाटक के साउथ वाला हिस्सा आसपास, वो होयसल वंश के पास चला गया था। तो ये जो इलाका है पूरा विजयनगर, ये एक्चुअल में होसल वंश के अधीन था। लेकिन होसल वंश और जो महाराष्ट्र है उसके बीच कपीली नाम का एक राज्य, छोटा सा राज्य था, वो बना हुआ था। अब कपीली राज्य पे मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करता है 1327 में। उस वक्त होता ये है कि कपीली राज्य में, या कपीली राज्य के एक परिवार के मेंबर थे जिनका नाम था संगम। वो एक्चुअली में जो भेड़ें, गौशाला, गाय चराने वाले, यानी एक गौपालक, ठीक है, पशुपालक, उनके वो हेड थे। लेकिन युद्ध कला में भी पारंगत थे।
अब जब युद्ध हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो वहाँ पे काफ़ी लोग युद्ध में हताहत हुए और जो संगम चीफ्टन थे वो पकड़े गए, राजा जी पकड़े गए, कई सारे जो हेड थे वो सब पकड़े गए, उनको कैद कर लिया गया। और कहते हैं बाद में उन सबको मार दिया गया तुगलकों द्वारा दौलताबाद में बैठे बैठे। अब यहाँ पे जो संगम नाम के जो चीफ्टन थे उनके 2 बेटे थे, हक्का और बुक्का नाम था, हक्का बुक्का। तो वैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं हरिहर नाम से ज़्यादा फेमस है वो। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई रहते हैं, उन्होंने ये जगह बसाई थी। खैर वो बाद में बसाते हैं, शुरू में नहीं बसाते हैं। तो उन्होंने रिबेलियन कर दिया क्योंकि भाई उनके पिता को पकड़ा गया, ठीक है, उनके परिवार वालों को, उनके पुराने जो राज्य था यानी कपीली राज था जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ा था, ये पूरा कपीली राज्य में आता था। तो वहाँ पे कब्जा कर लिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और उनके लोगों को मार दिया गया। तो अब वो बदला लेने के लिए आतुर हो रहे थे, हरिहर और बुक्का नाम से दोनों भाई। अच्छा, वो दोनों होसल वंश के पास जाते हैं, वहाँ पे बल्लाल देव रहते हैं यानी वीर बल्लाल देव। होसल वंश यानी द्वार समुद्र जो कि हासन में पड़ता है, हासन जिला एक कर्नाटक में। तो वहाँ जाते हैं उनके पास और बोलते हैं कि हमारी मदद करिए, हमको लेना है बदला दिल्ली के सुल्तानों से, इसलिए हम आपके अधीन रहते हुए कार्य करेंगे। अब हरिहर बुक्का दोनों जो हैं वो काफ़ी बढ़िया योद्धा थे। तो जो वीर बल्लाल देव थे उन्होंने अपना चीफ्टन रख लिया और नॉर्दर्न टेरिटरी दे दिया कि आप जाओ, जो कर्नाटक की नॉर्दर्न टेरिटरी है जैसे कि ये विजयनगर कपीली राज्य पुराना, उस पर हमला करो और दिल्ली सुल्तानों से ये जगह छीन लो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मगर हरिहर बुक्का सीधे फाइट तो ले नहीं सकते थे क्योंकि तुगलक जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उनका कैपिटल भी पास में यानी महाराष्ट्र में दौलताबाद आ गया। तो लगातार जो है वो सप्लाई चेन मेंटेन कर रहे थे अपनी सेना की। तो अब लगातार युद्धों के बाद होसल वंश के जो राज थे उन्होंने थोड़ा बहुत समझौता कर लिया और ये कुछ कार्विंग्स, पुरानी कार्विंग, समझौता कर लिया। मगर हरिहर बुक्का नॉर्दर्न साइड से लड़ रहे थे गुरिल्ला टैक्टिक के थ्रू। उनके पास काफ़ी छोटी सेना थी मगर लड़ने लायक थी। ये पुराने खंडहर का एक छोटा सा निशाना। तो ये विरूपाक्ष मंदिर। अब आगे बढ़ते हैं। समय बीतता गया और होसल वंश पे आक्रमण तुगलकों का जारी था। द्वार समुद्र तक वो पहुंच गए थे यानी हासन डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए थे, उनकी कैपिटल तक पहुंच गए थे। तो वहाँ से वीर बल्लाल देव थे, उनको अपनी कैपिटल छोड़नी पड़ी और वो कैपिटल छोड़ के वो भी अब गुरिल्ला टैक्टिक के थ्रू फाइट करने लगे और पहुँच गए तमिलनाडु लड़ते लड़ते। और तमिलनाडु में मदुरै है, मदुरै में भी दिल्ली सुल्तानों के अधीन एक सुल्तान काम कर रहा था। तो उनसे उनकी फ़ाइट हो जाती है और उस फाइट में होसल वंश के जो आखिरी राजा जी रहते हैं उनकी हो जाती है मृत्यु। कडलेकालु गणेश टेम्पल, ये रहा वो टेम्पल। अच्छा, जो वीर बल्लाल देव हैं उनकी तुरंत मृत्यु नहीं होती इस युद्ध में। होता ये है कि जो मदुरै के सुल्तान रहते हैं उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद एक डिमांड रखते हैं उनके बेटे के सामने कि जितना पैसा है वो दे दो वरना तुम्हारे पिताजी को हम मार देंगे। तो एक्चुअल में वीर बल्लाल देव के बेटे उनको काफ़ी सारा धन जो बचा हुआ था उनकी ट्रेजरी में वॉर के अलावा वो सब उनको दे देते हैं। लेकिन पैसा मिलने के बावजूद भी मदुरै के जो सुल्तान रहते हैं उनके पिताजी को मार देते हैं। तो यहाँ से जो दक्षिण का हिस्सा था यानी द्वार समुद्र का हिस्सा था वो सब मदुरै के अधीन आ जाता है। और उस वक्त हरिहर बुक्का एक्चुअल में उनकी मदद करने के लिए आ नहीं पाते क्योंकि उस वक्त वो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा किए जा रहे हमले से परेशान थे। और उस वक्त उत्तर के हिस्से में अलाउद्दीन बहमन शाह एक गवर्नर थे जिन्होंने आगे चल के बहमनी सुल्तानों की स्थापना की थी। तो जब आप हम्पी आएंगे तो आपको उतरना पड़ेगा हॉस्पेटे रेलवे स्टेशन में। तो हॉस्पेट जो है वो एक्चुअल में वीर बल्लाल द्वारा बनाया गया था और उसी के कदमों तले बाद में फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और ये विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल था हम्पी। तो जब वीर बल्लाल देव की मृत्यु हो जाती है और उनकी सेना भी तितर बितर हो जाती है तो हरिहर बुक्का के पास एक काफ़ी बड़ी सेना हो गई तब तक वो, क्योंकि वो बहमनी से लड़ रहे थे और लगातार जीत भी रहे थे। तो वो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। अच्छा, उस समय एक और घटना घटती है। वो घटना थी 1336 का समय, जिस वक्त यहाँ पे कैपिटल बनाते हैं हरिहर बुक्का। 1336 में ही नीमच यानी जो मध्य प्रदेश का एक जिला है वहाँ पे एक राजा चित्तौड़गढ़ से अपने 20,000 सैनिक लेके मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे। और कहते हैं कि उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक नीमच में बैठे हुए थे एक गांव में और तकरीबन उनके पास 1 लाख सैनिक थे। और जो चित्तौड़गढ़ से हमला करने वाले राजा थे उनका नाम था राजा हमीर। और राजा हमीर ने जब हमला किया तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की सेना हार जाती है। चित्तौड़गढ़ के पास 20,000 सैनिक, तुगलक के पास 1 लाख सैनिक, लेकिन 1 लाख सैनिक होने के बावजूद भी तुगलक की सेना हार जाती है। और चित्तौड़गढ़ में जो राणा हमीर है
वो मोहम्मद बिन तुगलक को पकड़ के बंदी बना के ले जाते हैं और तकरीबन 1 महीने तक रखते हैं। और जब मोहम्मद बिन तुगलक के जो डिप्लोमेट है वो पहुंचते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इनको छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने पूरा खजाना जो दिल्ली का था वो खाली करवा लिया था। बोला कि पैसा दे दो, बिना पैसा के तुम लड़ाई लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की एक आदत थी कि अपने सैनिकों को वो 1 साल एडवांस का पैसा दे दिया करते थे। तो इतना ज़्यादा करप्शन हो गया था कि एक सैनिक को 1 साल का वेतन मिल जाता था, एक घुड़सवार को 1 साल का वेतन मिल जाता था। इवन जो घोड़े रहते थे बेशक घटिया से घटिया क्वालिटी के रहते थे, जब प्रबंधन करना पड़ा था, हाथ से डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा था, वो दिखाते थे कि बहुत अच्छा घोड़ा है। जितने अच्छे नस्ल के घोड़े रहते थे तो उतना ज़्यादा और उतना अधिक पैसा मिलता था। तो करप्शन लगातार फैल रहा था। तो इतना खोखला हो गया था उनकी सेना, तो भले 1 लाख की थी मगर वो भेड़ों की सेना थी, ना कि भेड़ियों की। तो करप्शन जो है 1327 में दौलताबाद जब वो कैपिटल था दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक के समय महाराष्ट्र में, वहाँ से बढ़ते बढ़ते जब 1336 आता है तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाक के नीचे उन्हीं के जो गवर्नर रहते हैं, जो कमांडर रहते हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली तो होते ही हैं लेकिन करप्ट भी उतने रहते हैं। इसीलिए उस युद्ध में उनकी हार भी हो जाती है, क्योंकि सब आराम पसंद हो गए थे। जो आपको बता रहे थे हमने राजा हमीर, एक्चुअल में राजा हमीर पहले राणा रहते हैं, उन्होंने अपना नाम राजा हमीर न रख के राणा हमीर रख दिया था। और राणा हमीर एक्चुअल में सोदिया वंश के संस्थापक थे। आगे चल के उन्हीं के वंश के राजा बनते हैं जिनका नाम रहता है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप राणा हमीर के वंशज थे, जिन्होंने बाद में अकबर से फाइट की थी। ये है पूरा कॉम्प्लेक्स। बेहद खूबसूरत। तो ये थी कहानी विरूपाक्ष मंदिर के बगल में मेरी ज़ुबानी। बेहद खूबसूरत ये पूरा मंदिर और ये पूरा शहर विजयनगर शहर। कहते हैं कि एक समय में ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था, या आप राज्य बोलो ज़्यादा अच्छा है। उस समय में राज्य हुआ करते और बाद में वो साम्राज्य में बदल गया। लेकिन तालीकोटा के समय में बहमनियों ने इस जगह को, ज़्यादातर जगह को और यहाँ के निवासियों को मार दिया और जो जगह थी वो जला दी। अगर ये बचा रह जाता तो शायद देश का सबसे समृद्ध और सबसे धनवान शहर प्रेजेंट टाइम में होता। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बहुत खूबसूरत। आराम से पहाड़ में चढ़ जाओ और वहाँ से शहर का नज़ारा देखो। होप आपको ये छोटी सी स्टोरी विजयनगर साम्राज्य की कि कैसे यहाँ पे स्थापना हुई, क्या क्या इवेंट उस समय चल रहे थे, क्योंकि आज से तकरीबन मान के चलिए कि 650 साल पहले की बात है। ये सब यहाँ पे हो रहा था, ये सब घटना यहाँ पे घटित हो रही थी। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आगे की कहानी वहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में आगे क्या क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल में विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग अभी आना बाकी था।